और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एसआईआर की वैधता को बरकरार रखा है। एसआईआर पर चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। कई राजनीतिक दलों की ओर से एसआईआर को लेकर सवाल उठाए गए थे, इसकी वैधता पर सवाल उठाए थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। और आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। दरअसल याचिकाओं में दावा किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326 और 1950 के तहत जो नियम बने हैं, चुनाव आयोग को इतने बड़े स्तर पर एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है। इन याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही थी, जिसके बाद 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और अब ये फैसला सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर पर चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी। यानी चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो एसआईआर कितने बड़े पैमाने पर कराना चाहते हैं। एसआईआर की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। उन याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे थे कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, इसकी वैधता को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस दिया जाएगा या फिर सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव आयोग के फेवर में ही आया है, जिसमें यह कहा गया है कि चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार है कि वो एसआईआर करा सकते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारों का जिक्र करते हुए उनकी शक्तियों को बरकरार रखा है। एसआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का यह अधिकार है। फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद अमीन जी, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद अमीन जी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आ गया है और एसआईआर की वैधता को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का अधिकार है, उनके पास शक्तियां हैं जिसे बरकरार रखेंगे। वंदना जी, मैंने पहले भी इस बात को कहा था और अभी फिर दोबारा आ रहा हूँ इस बात को कि ये लोग न्यायालय में गए थे, गलत गए थे। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, उसके जो कमिश्नर्स हैं, उनकी जो पावर्स हैं और उनका स्टेटस है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के बराबर है। तो उन्होंने संविधान के अंतर्गत फैसले लिए थे कि देश के अंदर एसआईआर प्रक्रिया करानी है और इस बात को सारी पार्टियों ने किया था। जिसकी वजह से आप देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के फेवर में सुनाया है। मतलब जो भी फेवर, क्या मैं कहूँगा, तो ये कहूँगा कि उन्होंने नियमों के अंतर्गत जो चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत जो वोटर के अंदर एसआईआर करना है, यानी वोटर को अपडेट करना, उसके वोटर को अधिकार छीनना या जोड़ना, ये सारा अधिकार जो है संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग के पास है सुरक्षित। तो इस बात को वैधता घोषित हो गई है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वीवीपैट और ईवीएम के तहत तीसरी बार अब ये विपक्षी पार्टियों को हित में बताया गया है कि ये जो है इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय था एसआईआर कराने का, वो सही था और ठहराया है। इस पे उन्होंने मोहर लगा दी। जी, हालांकि विपक्ष की ओर से कहा गया था कि वो एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे थे। इसके साथ ही ये भी कह रहे थे कि इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर नहीं हो सकता है। उनको जवाब दिया है। याचिकाकर्ताओं को झटका मानते हैं आप? नहीं, ये देखिए, उन लोगों को इस बात का पता लग गया कि जो चुनाव आयोग कार्य कर रहा है वो नियमों के अंतर्गत, संवैधानिक धाराओं के अंतर्गत कर रहा है और ये देश के हित में है, संविधान के हित में है। इस बात को देखा, उन्होंने जांचा है और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए हमारी इलेक्शन कमीशन की क्या वैधता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उन नियमों के अंतर्गत कराया गया है। ये इस पर एक मोहर लग गई है। अब इस बात अपोजिशन को अब ये बात नहीं उठा सकते इस बात को कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत थी या समय गलत था या जो भी है, जिस तरह भी इलेक्शन कमीशन ने किया, ये उसका अपना निर्णय है। उचित आदेश किया और इस समय पर एसआईआर कराया और चुनाव भी कराए। क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं मोहम्मद अमीन जी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने जो जिक्र किया था संविधान के अनुच्छेद 326 का, 1950 का, ये क्या कहता है? नहीं, देखिए, संविधान के अंतर्गत ही जो है ये कहा गया 326 का, उसी के अंतर्गत ही सारे कार्य किए गए। देखिए, जहाँ 2003 और 2002 की बात की गई, उसमें सिर्फ पैतृक देखा गया है।
यानी उनके फादर या उनके फादर के फादर इस देश के निवासी थे, यानी के वोटर थे नहीं थे, अगर उनका भी उन्होंने रेफरेंस दिया है तो उनको वैध किया गया है, उनके बच्चों को और उनके रिलेटिव्स को भी। लेकिन इस तरह की बात करना कि इलेक्शन कमीशन ने नियमों के विरुद्ध कार्य किया है, यह अनुचित है। बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में भी अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी। क्या इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक संदेश साफ कर दिया है कि इस पर अब बहस नहीं होगी या हंगामा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बात क्लियर हो गई है कि जो हम इलेक्शन कमीशन ने पहले जो कराया था वो उचित था, चाहे वो बिहार था, बंगाल था, आसाम था और अब और तमिलनाडु और केरला था और पुडुचेरी था। अब इसके बाद देशों में प्रदेश के अंतर्गत कराया जा रहा है, 12 प्रदेशों में और यूनियन टेरिटरीज में, वो भी एक संवैधानिक फैसला है इलेक्शन कमीशन का और उसके अंतर्गत। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहम्मद अमीन जी, तमाम बातचीत के लिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की वैधता को बरकरार रखने की बात कही है और कहा कि चुनाव आयोग के पास पूरी शक्तियां हैं कि वो एसआईआर कराएं। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस वक्त प्रमोद कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अब प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, एसआईआर को लेकर इंतजार किया जा रहा था क्योंकि कई याचिकाएं दाखिल हुई थी जिसमें इसकी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे, संविधान के कई आर्टिकल्स का हवाला दिया गया था। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज का तो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन जो है ये ऑर्डर हुआ है और ये कोई विशेष मैं दूसरे अर्थ में नहीं कर सकता हूँ, वो इसलिए कि यह हमारे संविधान में दिया हुआ था। जो आर्टिकल 326 में वो इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमीशन का ये डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो कभी भी कहीं पर भी करा सकते हैं। कुल मिलाकर के मेन पर्पस क्या होता है एसआईआर का, या जो 326 में जो भारत के संविधान में दिया हुआ था कि इलेक्शन कराना जो है इलेक्शन कमिश्नर का दायित्व है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उनका दायित्व है और दायित्व होना चाहिए कि बिल्कुल फेयर होना चाहिए, इसमें किसी तरह का त्रुटि नहीं होना चाहिए। देखिए, गलत आदमी को ऐड नहीं होना चाहिए और सही आदमी का नाम नहीं कटना चाहिए, ये पर्पस है। हाँ। यदि कोई भारत के नागरिक हैं तो उसको वोट देने का अधिकार है, लेकिन यदि कोई भारत का नागरिक नहीं है, कोई रोहिंग्या है या कोई बाहर का इंट्रूडर आ चुका हुआ है, वो उसको हम जो है यहाँ का विधायिका के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आप आकर के प्रभावित कर दीजिएगा यहाँ का जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्योंकि लॉ बनाने का आपका काम होगा, आप इलेक्ट कर करके आइएगा। गलत आप देखिएगा, कई का ऐसी घटनाएं हुई है हिंदुस्तान के अंदर में जो कि बांग्लादेशी था, नेपाली था और वो आपका विधायक बना हुआ था, एमपी तक बना हुआ था और इसके पहले तो कोई चेक ही नहीं होता था। तो ये चेक वगैरह करना टाइम टू टाइम ये इलेक्शन कमीशन का काम है और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगा दी, क्योंकि बहुत सारे जो विपक्षी पार्टी था उसको मजाक बना रहे थे भारत के संविधान के किताब दिखा दिखा करके और ये बिल्कुल लोगों को बेवकूफ बनाने के काम किया जा रहा था। जी वोट चोरी हो गई, एसआईआर ये हो गया, फलाना इलेक्शन कमीशन दिया है। ये देखिए, एक संवैधानिक पद पर जो बैठा हुआ है वहां पर दिया हुआ है, उसके साथ इस तरह से मजाक करना, हालांकि आप देखिए पब्लिक समझ रही है। आप देखिए, कुछ जो है जो कम पढ़े लिखे हुए हैं उनको तो आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जो आज के जो युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उसको बेवकूफ बनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज तो देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको ऑर्डर दे करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। यानी प्रमोद जी देखिए, ये जनता को गुमराह करने के लिए हंगामा हुआ था, क्योंकि ये हो सकता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा और चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है। ये बात तो नेता भी जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं, तेजस्वी यादव भी जानते हैं। सबसे ज्यादा बिहार में ये मुद्दा उठा था, ये उनको जवाब है और जनता को भी क्लियर मैसेज है कि चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठाए गए थे वो वाजिब नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, आप अभी तक के जो कह रहे थे, मैंने अभी कुछ दिन पहले देख रहा था जो बंगाल का इलेक्शन हुआ और उसमें कह रहे थे कि बिहार पूरे चोरी कर करके आप वोट बना लिए, हरियाणा चोरी करके बना लिए, महाराष्ट्र चोरी करके बना लिए, ये वेस्ट बंगाल में तो पूरी की पूरी चोरी हुई है, आसाम में चोरी हुई है। ये सब जो बकवास कर रहे थे, आज उनके मुंह पर एक तरह से चमाटा लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने और इसने कह दिया। आप देखिए, बेसिक था, मैं कई बार मीडिया में बोला था इसके पहले भी कि भारत के संविधान के 326 में बिल्कुल डिस्क्रेशनरी पावर स्पेशली बताया हुआ है कि इलेक्शन से जुड़े कोई भी काम जो है
वो इलेक्शन कमीशन का काम है। और इलेक्शन जो कमीशन है वो एक संवैधानिक पद है। ये कोई ये नहीं है कि क्लर्क या आईएएस इस तरह से आईपीएस हो गए हैं। वो पद ही संवैधानिक है। जिस तरह से राज्यपाल का होता है, राष्ट्रपति का होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों का होता है, हाईकोर्ट के जजों का होता है, उस तरह से संवैधानिक है। हाँ। उस पर आप यदि सवाल उठाते हैं तो एक तरह से आप भारत के संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। और जो ये इलेक्शन अभी हुआ है, आज तो देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो बिहार का इलेक्शन हुआ, वेस्ट बंगाल का हुआ, महाराष्ट्र का हुआ है, वेस्ट बंगाल ये इसमें हरियाणा का हुआ है, वो बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हुआ है। और ये देखिए, हमें याद है अच्छी तरह से कि पहले जो इलेक्शन होता था वोटिंग पेपर से, जो होता था बैलेट पेपर से, उसमें किस तरह का धांधलियां होता था, किस तरह से वोट चोरी होता था, किस तरह से आप देखिए, इसके पहले भी वेस्ट बंगाल का आप इलेक्शन देखिए ना कि कैसे जो है लोग इलेक्शन के बाद भी 10-15 दिन तक खून खराबा होते रहता था। इलेक्शन को इतना दहशत फैलाए हुए रहते थे यहाँ पे। तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कराना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। और यदि कोई सरकार, यानी आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर बहुत जरूरी था, खासतौर से उन चुनिंदा राज्यों में जहां हंगामा हो रहा था, क्योंकि तमिलनाडु में भी इलेक्शन हुआ, केरल में भी हुआ, वहां पर तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। पश्चिम बंगाल में, बिहार में हमने देखा खूब हंगामा किया विपक्ष ने। बिल्कुल, यही तो है ना कि इसको कहते हैं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अब जहां पे केरला में उनकी सरकार बन गई तो वो कहते हैं वहां पर बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ जी। तमिलनाडु में बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उनकी सरकार बन गई। लेकिन जहां पे उनकी सरकार नहीं बन रही है वहां बिल्कुल डायरेक्ट ये लोग इलेक्शन कमीशन को चोर बोल रहे हैं, नाम लेके चोर बोल रहे हैं। इस तरह से जो व्यवहार है वो एक तरह से हमारे भारत के संविधान पे एक आघात पहुंचा रहे हैं। वो इस तरह से उनकी बदनामी कर रहे हैं। और पब्लिक को दिखाने के लिए आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल 24/7 हाथ में संविधान को पकड़े हुए रहते हैं। लाल संविधान पता नहीं कहां से ले आए हैं उसमें। मुझे ये समझ में नहीं कही। हालांकि देखिए, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो खास करके जो लीगल लुमिनरी के हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं कैसे कहां से पढ़ करके आए, किस तरह से बेवकूफ लोगों को बना रहे हो और कहां तक बेवकूफ बन रहे हो। बेवकूफ तो वैसे बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी लगातार उसमें लगा हुआ है। मैंने एक बार एक से पूछा कि भाई एसआईआर चोरी, एसआईआर आप कह रहे वोट चोरी, किसकी चोरी हुई भाई? क्या चोरी हुई? मुझे तो समझ में आज तक नहीं आया, क्योंकि मैं तो देखिए लीगल फील्ड में हूँ, करीब 32-33 साल से हूँ। तो मुझे तो ये चोरी का जो डिफिनीशन होता है कि किसी का कोई सामान ले लिया हो, ये चोरी होता है। भाई क्या तुम्हारा सामान गया? क्या चोरी गया? आज तक किसी ने, एक आदमी ने आकर ये नहीं कहा कि जो आपका जो ये इलेक्शन का जो मशीन है वो कहीं जो है हैम्पर टेम्पर किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार चैलेंज किया था, जो केजरीवाल ने कहा था कि नहीं जी हैम्पर किया जा सकता, बहुत सारे मशीन का लाया। उन्होंने चैलेंज करके ओपन रखा कि आप ये लो मशीन जी, या कोई लो मशीन, और उसको हैम्पर टेम्पर करके दिखाओ। सवाल है, ट्रांसपेरेंसी हो रहा है। मुझे याद है मैडम, एक और बता रहा हूँ, मैं भी जब बचपन में था, मैं देखता था कि कैसे इलेक्शन को, जो बैलेट पेपर को गायब किया जाता था। और कई ऐसे लोग थे जो ग्रामीण एरिया का, उन्होंने कभी वोट ही नहीं दिया था जी। उनके लिए देखिए सुनहरा मौका मिला था। उनको ये महसूस हुआ कि भारत में एक संविधान है जो हमें इंपावर करता है कि हम सरकार को सिलेक्ट करने में हमारी भी भागीदारी होगी। और जो अंतिम पायदान पे थे, जो वंचित थे, जो बिल्कुल गरीब से गरीब थे, उनको भी वोट देने का अधिकार मिला। ये कैसे मिला? ये इलेक्शन कमीशन ने इस तरह से व्यवस्था किया और ट्रांसपेरेंसी लाया। यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं लाता, आज मान लेते हैं वो मशीन की तरह नहीं होता, उसमें देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कई बार आया, उसमें हुआ कि नहीं जी यहाँ पर आप करते हैं, वोट देते हैं कांग्रेस को, पड़ जाता है बीजेपी को, तो उसके लिए ने कहा कि चलो पीपीटी ले आओ। आप हर जो है, बिल्कुल प्रमोद जी, ये बहुत बड़ा मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्योंकि जो लोग पहले ईवीएम को विक्टिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते थे, फिर एसआईआर को करना शुरू कर दिया। कोर्ट का कहना है कि जो नाम काटे गए हैं वो नियमों के विरुद्ध नहीं है। ये बात तो पहले जनता भी उस पर मोहर लगा चुकी है, क्योंकि जनता ने इन सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया एक तरीके से। तो बहुत बड़ा मैसेज है। और सुप्रीम कोर्ट का मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में विपक्ष को भी ये बात समझनी होगी कि इस तरह से बेवजह हंगामा नहीं करना चाहिए, नहीं तो पॉलिटिकली उनको भी नुकसान होता है। शुक्रिया आपका प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर एसआईआर की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की वैधता को बरकरार रखा है और एसआईआर पर चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, संविधान से उन्हें यह अधिकार मिला है। वोटर लिस्ट में संशोधन चुनाव आयोग का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर के दौरान नियम विरुद्ध नाम नहीं काटे गए हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। संविधान और नियमों के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया को अवैध नहीं ठहरा सकते हैं। वोटर लिस्ट में संशोधन चुनाव आयोग का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा कि एसआईआर संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है। तो सुप्रीम फैसले का इंतजार एसआईआर की वैधता को लेकर किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये क्लियर कर दिया है कि संविधान और नियमों के मुताबिक एसआईआर हुआ है और एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है। इस प्रक्रिया को अवैध ठहराया नहीं जा सकता है। जिन लोगों के नाम कटे हैं वो नियमों के विरुद्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी टिप्पणी की गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी। माननीय सरकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं। लेकिन सर एसआईआर सवाल उठाती रही है और पश्चिम बंगाल में भी जब हुआ तब भी वहां पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी अभी जो है, जो उस समय सत्ता में थी, उसने सवाल उठाया। अब तो पूरे देश में एसआईआर के नहीं, देखिए, आप अभी भी मूल सवाल नहीं देख पा रहे हैं। बंगाल में जो लाखों लोग येट टू बी क्लियर्ड, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही एक न्यायाधीश ने कहा था इस बार नहीं तो अगली बार वोट दें। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की टिप्पणी आया करेगी। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सवाल होगा। मेरी चिंता उस बात से, इलेक्शन कमीशन के अधिकार में है या नहीं, इस पर तो सवाल ही नहीं था। सवाल था ये जो ब्लेटेंट एक्सक्लूजन का मामला है, उस पर अभी भी कुछ साफ नहीं दिखा सर। लेकिन प्रक्रिया में खामी है और पूरे देश में ये प्रक्रिया होनी है, तो ये तो फिर जो विपक्ष की पार्टियां जो सवाल उठा रही है, एक चैलेंज तो है ही ना। फिर क्या कहा जाए, सर्वोच्च न्यायालय से आया है, एक बार विपक्ष की पास सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगी कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। सर, कर्नाटक में पर मिल सकता है और जो कल मीटिंग हुई उसके बाद जो खबरें आ रही है कि सिद्धारमैया जी कल इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी भी कांग्रेस डायल मोड में है। नहीं, देखिए, दे सकते हैं, दे देंगे। ये अटकलें अपने हिसाब से पॉलिटिकल रोमांच के लिए सही होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझको लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, उसके संदर्भ में वो कहाँ क्या निर्णय लेते हैं, कौन से निर्णय को ऊपर रखते हैं, किसको नीचे रखते हैं, ये उनके प्रेरोगेटिव पे, डिस्क्रिशन पे छोड़ देना चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद लगातार इस्तीफे की प्रक्रिया चल रही है। 100 से ज्यादा काउंसलर ने इस्तीफा दे दिया। कल काकोली दस्तीदार ने इस्तीफा दिया था। ये और सबने ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर के सवाल उठाए हैं। देखिए, कईयों के सवाल मैंने देखे हैं, सवाल अलग अलग किस्म के हैं। कईयों के सवाल एक संस्था विशेष के लिए है जो कंसल्टेंसी का काम कर रही थी, और मैं हैरान नहीं हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है,
जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और लगभग जो 20 से ज़्यादा पिटीशन फाइल की गई थी एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर की बहुत सारी कमियों को बताने के लिए, उन सभी दलीलों को नकार दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में भारत में कोई भी जो विदेशी है, जो घुसपैठिया है, चाहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या कुकी है, उसका नाम भारत में नहीं होगा। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है 2003 के जो एसआईआर हुआ था, उन सभी मामलों को जो वहाँ पे उसको सौंप दिया जाए सिटीजनशिप कंफर्म करने के लिए। एक बात ये भी कहा है कि यहाँ एसआईआर में जिसका नाम कटा है उससे ये नहीं कंफर्म होता है कि वो विदेशी हैं, लेकिन ये भी कहा है कि जिन लोगों का नाम कटा है उनको कंफर्मेशन के लिए वापस वहाँ ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाए, जो सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत वो ट्रिब्यूनल बना होता है, और जिससे उनका कंफर्म हो जाए कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या कहा है कोर्ट ने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजनेबल है, उसमें कोई किसी नियम कानून का वायलेशन नहीं हुआ है, और जो इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रिस्क्राइब किया था 11 डॉक्यूमेंट वो ठीक है। आधार के ऊपर अभी कोई टच नहीं किया गया है, ना आधार को ये कहा गया है कि मैंडेटरी है, न ये कहा गया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को एक्सेप्ट किया था, ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो ठीक है, उस समय की जरूरत थी, वो पूरा किया गया। मेरी सहयोगी मनीषा इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अब मनीषा, ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें चुनाव आयोग को क्लीन चिट दी गई है और ये भी कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई और याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ा झटका है। बिल्कुल वंदना, और ये जो याचिका आज उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, अहम फैसला सुनाया है मुझे कहना चाहिए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगी हुई याचिका थी। निश्चित तौर पर इसे चुनाव आयोग का एक पूरी तरीके से अधिकार क्षेत्र में बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पूरी तरीके से वैध है, अवैध बिल्कुल नहीं है। और जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे थे, जो नेता, जो पार्टी, जो दल इस पर सवाल खड़े कर रहे थे कि अवैध है या इसमें पारदर्शिता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, उनको भी एक करारा जवाब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जाहिर तौर पर मिल गया होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से एसआईआर एक सुर्खियों में आया, विपक्षियों ने तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए, खास तौर पर जब बिहार में चुनाव हुए तो क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल कर रही थी, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर उन तमाम आरोपों को लगाते हुए विपक्ष जो है वो लामबंद हो गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया है तो निश्चित तौर पर उन तमाम दलों के लिए, उन तमाम नेताओं के लिए और तमाम जो सवाल खड़े करने वाले लोग थे उनके लिए जाहिर तौर पर ये जवाब है, क्योंकि उनका ये कहना था। हमारे साथ एक सीनियर एडवोकेट भी जुड़े थे, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, विपक्ष को पहले से पता था कि फैसला यही होगा, और अभी हम सुन भी रहे थे, मनोज झा ने भी यही बात कही कि हम सरप्राइज नहीं है इस फैसले से, क्योंकि उन्हें मालूम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। चुनाव आयोग के पास ये पावर है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को किसी भी तरीके से कर सकता है। लेकिन विपक्ष ने लोगों को गुमराह करने के लिए, आम जनता को गुमराह करने के लिए हंगामा किया था, और इसीलिए बिहार में जनता ने जवाब दे दिया, पश्चिम बंगाल में जवाब दे दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल, और इसी तरीके से एक्सपोज होता जा रहा है विपक्ष, वंदना, क्योंकि लगातार आप चाहे जनता को या लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया हो या तमाम मुद्दों को लेकर गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो आपको मानना होगा। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के आगे भी यही कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा हम तो उसे मानेंगे ही। और अब क्या विपक्ष क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी सवाल खड़े कर देगा? क्या वो इस पर भी संदेहजनक सवाल खड़े करेगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ न्यूज रूम में मेरे सहयोगी अरविंद सर भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी एक बार हम रिएक्शन ले लेते हैं। अरविंद जी, क्योंकि अभी मेरे साथ मेरी सहयोगी वंदना है, लगातार वो ये बोल रही हैं कि विपक्ष तो पहले से गुमराह कर रहा था कि हमें तो मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला ही देगा, तो वो पहले से ही जनता को मैनिपुलेट कर रहे थे। अब विपक्ष का क्या आगे कदम हो सकता है, या विपक्ष को किस तरीके से एक जवाब मिला है?
देखिए, विपक्ष को जवाब इस तरीके से मिला है कि विपक्ष लगातार इसमें चुनाव आयोग के अधिकार को लेकर सवाल उठा रहा था और उस प्रक्रिया के तहत वो एक, याद करिए, एक बड़ा आरोप लगा रहा था वोट चोरी का। तो कहीं ना कहीं वोट चोरी वाली जो बात, एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश थी, वो उस कमज़ोर पड़ेगी। खासकर राहुल गांधी जिस तरीके से घेरते आ रहे थे बीजेपी को या प्रधानमंत्री को डायरेक्ट, अब वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि आप याद करिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीधा सीधा कह दिया है कि चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है, कहीं भी गलत नहीं है। उस पूरी प्रक्रिया को उसने सही बताया और निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए ज़रूरी बताया है। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष एक आड़ ले रहा था कि एसआईआर के बहाने चुनाव में गड़बड़ी की जा रही है, वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, साफ साफ बात नहीं कही जा रही है, बताया नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और बीजेपी या सरकार को मैं एक टीम बनाकर पेश कर रहा था जो लोगों के सामने, उसको लेकर एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कोर्ट ने कि एसआईआर को आप बहाना नहीं बना सकते अपनी कमजोरियों का। हमने बंगाल चुनाव में भी देखा कि अखिलेश यादव उस दौरान जब काउंटिंग हो रही थी उस दौरान भी कह रहे थे कि एसआईआर ने खेल खराब कर दिया पश्चिम बंगाल में। तो अब यूपी में भी चुनाव आने वाले हैं, एसआईआर का मुद्दा यूपी में भी चुनावी मुद्दा रहा और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाता है जिसे पूरी तरीके से चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया को वैध बता दिया है। तो अब आगे विपक्ष की तरफ से क्या मुद्दा, क्योंकि ये तो चारों खानों चित हो गया है विपक्ष इस मुद्दे पर। अब देखिए, आप बिहार चुनाव से शुरू करिए इसको। बिहार चुनाव में एसआईआर आया, फिर बंगाल चुनाव आ गया और भी 4 राज्यों के साथ में चुनाव हुए। उसके पहले क्या था? ईवीएम था। तो ईवीएम से हट के एसआईआर पे आ गए थे। अब जाहिर सी बात है एसआईआर भी ख़त्म हो गया, तो एक नया हथियार या एक नया टूल विपक्ष तलाशेगा कि कैसे सरकार को घेरा जाए, चुनाव प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाया जाए, क्योंकि असली मुद्दा हार है। और विपक्ष जो है इस बात को ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके संगठन कमज़ोर हैं, उसकी ज़मीन पर पकड़ कमज़ोर है, लिहाजा वो टेक्निकल मुद्दों को उठाकर, चाहे वो ईवीएम का हो या फिर एसआईआर का हो, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश लगातार करता रहा है और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करता रहा है। अब ईवीएम के बाद एसआईआर भी एक मुद्दा हाथ से चला गया है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि कुछ दिन बीतेगा, फिर एक नया मुद्दा, एक नया कोई टेक्निकल टूल, हथियार बनाएगा। ठीक है मनीषा, आप रहिए हमारे साथ। सरकार को पंकज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस वक्त दिल्ली से लाइव हैं। पंकज, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आ चुका है जिसका इंतजार किया जा रहा था, सबकी निगाहें टिकी थी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, उसकी वैधता पर जो सवाल उठे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैधता पर कहा है कि चुनाव आयोग के पास शक्तियां हैं, इसे बरकरार रखा जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से योगेंद्र यादव और कई लोगों ने इस एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती दी थी और कहा था कि आर्टिकल 326 जो है उसके तहत चुनाव आयोग का अधिकार ही नहीं है कि वह एसआईआर की प्रक्रिया कर पाए। इसको लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कई दिनों तक सुनवाई की, उसके बाद आज महत्वपूर्ण फैसला दिया। उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहा है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। उसके अलावा चुनाव आयोग ने कानून के हिसाब से काम किया है, संविधान और नियम के मुताबिक एसआईआर हुआ है, आयोग ने नियमों के बाहर कोई काम नहीं किया है, चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। एसआईआर के दौरान नियमों के विरुद्ध कोई नाम नहीं काटे गए हैं, जरूरत के मुताबिक ही नाम काटे गए हैं, काम किए गए हैं और फ्री एंड फेयर चुनाव जरूरी है। ये तमाम टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। इससे साफ तौर पर है जो विपक्ष लगातार जो नैरेटिव बना रहा था उसको कहीं ना कहीं एक नुकसान हुआ है, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा था कि एसआईआर को लेकर, चाहे इसके पहले हमने देखा लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने बनाया माहौल, राहुल गांधी ने, उसके अलावा उद्धव ठाकरे हो या इसके अलावा अब पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने, तो ऐसे में लगातार विपक्ष एसआईआर का जो प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल खड़ा करते नजर आया था। बड़े सवाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर थे, चुनाव आयोग को लेकर थे, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो जजमेंट दिया है, वो कहीं ना कहीं निराश करने वाला है विपक्ष को लेकर। लेकिन अब ये देखना हो विपक्ष अपना नैरेटिव क्या तैयार करता है।
ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। मनीषा के पास कोई अपडेट है? मनीषा बोलिए। बिल्कुल, लगातार पंकज भी इसका जिक्र कर रहे हैं और वंदना, हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी अपडेट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि एसआईआर के जरिए हासिल किए जाने वाला स्वतंत्रता के उद्देश्य के साथ, यानी संविधान के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य से सीधा संबंध रखता है। यानी आप ये समझिए, जो निष्पक्षता का हवाला विपक्ष दे रहा था कि पारदर्शी नहीं होंगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, एसआईआर की प्रक्रिया जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें रोड़ा डाल रही है या पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है और ये हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव को हाईजैक करती है, वोटर्स को हाईजैक करती है। तो इन तमाम जो पहलू थे, ये जो तमाम बातें इर्द गिर्द घूम रही थी, उन पर भी अब विराम लग गया है। यानी स्वतंत्रता, ये जिस तरीके से चुनाव करवाया जाना चाहिए उसकी स्वतंत्रता को साधने का लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको बता दिया है तो अब यही सवाल बार बार है कि अब विपक्ष कौन सा नया मुद्दा लेकर आएगा या इसमें भी कौन सी लूप होल ढूंढता है फिर? बिल्कुल मनीषा, और बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी उठाया जा रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो वोटर्स के नाम कट गए हैं, विपक्ष का कहना था कि वो हमारे वोटर्स थे। हालांकि आप ये तय नहीं कर सकते कि आपके वोटर्स कौन है, क्योंकि जनता तो स्वतंत्र होती है अपना वोट कास्ट करने के लिए। पंकज हमारे साथ है। पंकज, अब उत्तर प्रदेश में भी माहौल बनाया जा रहा था कि एसआईआर के दौरान जो वोट काटे गए हैं वो विपक्ष के वोट थे और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने किया। पश्चिम बंगाल में ये नैरेटिव चल नहीं पाया, अब उत्तर प्रदेश में भी नहीं चल पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर मुहर लगा दी है। बिल्कुल बेशक, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही कह रहा था कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो फेयर है, उसमें किसी भी तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए या तो किसी का वोट काटने के लिए ये प्रक्रिया नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रक्रिया हो रही है क्योंकि सब जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको एक राइट्स प्रॉपर मिले, जो अनऑथराइज टाइप के हैं, जिनकी जेन्युइनिटी नहीं है, उनका वोटर काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर लगातार जो विपक्ष नैरेटिव बना रहा था, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान हो, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष की हार हुई है तब नैरेटिव बिल्डअप किया गया, हरियाणा चुनाव के दौरान नैरेटिव बिल्डअप किया गया। राहुल गांधी ने कई बार बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंदिरा भवन से, बड़ी बड़ी जो है पेजेस लेके आए, वहां से कई किताबें लेके आए, वहां दिखाया किस तरह से जो विपक्ष सत्ता पक्ष है वो एसआईआर के थ्रू दुरुपयोग कर रहा है, वोटर्स के नाम काट रहा है। उसके बाद हमने लालू प्रसाद की यादव के बेटे तेजस्वी यादव को देखा है, उन्होंने भी कई बार सवाल खड़े किए। अब ममता बनर्जी भी सवाल खड़े करी थी और जब एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चालू हुई तब अखिलेश यादव भी लगातार ट्वीट करते नजर आए थे इस मसले को लेकर। तो कहने की राजनीति बड़ी तेज थी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो ये जरूर है कि अब विपक्ष को एक नया एंगल खोजना होगा इसको लेकर कि किस तरह सरकार को और चुनाव आयोग को घेरा जाए। लेकिन ये साफ तौर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बिल्कुल पंकज, और एक बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि संवैधानिक संस्था पर इतनी आसानी से आप सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, आप उस पर हंगामा कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि इस तरीके से संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी अगर आप करते हैं या फिर इस तरह से सवाल उठाते हैं तो लोकतंत्र को कमजोर आप कर रहे हैं, जो आप सवाल उठा रहे थे। तो ये बड़ा जवाब है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीषा आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।